ऐसे ही का तमाम ये तंगो दीवार है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत सारा स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताएं आज कौन सी बड़ी खबरें शामिल हैं हमारे इस शो में। पहली खबर आपकी थाली से। मॉनसून से पहले गहरी हुई खाद्य महंगाई की चिंताएं। कहां कहां दबाव बन रहा है, किन प्रोडक्ट्स पर, ये समझेंगे जानेंगे दिन की पहली खबर में। इसके बाद महंगे हो गए किराए के मकान। आपने भी महसूस किया होगा अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं कि महंगाई बढ़ी, कितनी बढ़ी, क्यों बढ़ी, ये समझेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने की नई कोशिश। जी हां, जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है फ्रॉड रोकने के लिए सरकार भी उनसे पीछे ही सही एक एक कदम आगे बढ़ रही है। नई कोशिश क्या है ये समझेंगे। एफपीओ के बाद बदलेंगे वोडाफोन के हालात, ये भी समझना जरूरी है। 18,000 करोड़ का एफपीओ 7x सब्सक्राइब हुआ, निवेशकों ने भरोसा जताया, ये पैसा कंपनी को मिल गया। इस पैसे से कंपनी क्या करेगी, छोटे मोटे संकेत भी आ गए, लेकिन क्या हालात बदलेंगे कंपनी के, ये समझेंगे। फिर शुरू करेंगे दिन की बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली खबर, पता चल गई वजह, विदेशी निवेशक क्यों रूठे। जी हां, बाजार में ऐसा क्या कुछ हुआ कि विदेशी निवेशक डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, वो वजह है आज पता चली है। दिन की बड़ी खबर में आपको बताएंगे। और खाद्य उत्पादों में मिलावट पर फिर उठे सवाल कई बार उठ चुके हैं। पूरी दुनिया में अगर आप सही मायने में कहिए तो थू सी हो गई है कि भारत में बिकने वाले उत्पादों में इतनी मिलावट क्यों है। खाद्य उत्पाद ही नहीं, दवाइयाँ देखिए, जांच हुई, फैक्ट्री तक बंद हुई, तो बड़ा तमाम ये मिलावट पर इतने सवाल क्यों उठने लगे हैं ये समझेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। बीते 2 हफ्ते में चीनी 4.5% से ज़्यादा महंगी हो चुकी है। बढ़ती गर्मी में बेवरेज कंपनियों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई, जिससे चीनी की मांग में इजाफा देखने को मिला। वहीं मानसून से पहले सब्जियों की महंगाई भी चुनौती बनी रह सकती है। जानकार मान रहे हैं कि सब्जियों की ऊंची कीमत और देश के कई हिस्सों में ज़्यादा गर्मी की वजह से अगले कुछ महीनों में महंगाई 0.4 से 0.6% बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लग रहा है। सर, कहां सबसे ज्यादा महंगाई का दबाव बनता दिख रहा है? अब महंगाई के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उनमें में एक अजीब सा अंतर विरोध और संगति दिखाई देती है। अगर आप हेडलाइन इन्फ्लेशन के या जो सुर्खियां देखें तो भारत में महंगाई की दर 5% से नीचे आ गई, 10 महीने की न्यूनतम स्तर पर आ गई। पर रिजर्व बैंक भी इस महंगाई की दर पर भरोसा नहीं कर पा रहा है और बाजार भी नहीं कर रहा है। और आप और हम या बाकी लोग जो बाजार जाते हैं उन्हें तो पता है कि कितनी गर्मी है, महंगाई की तपिश कितनी ज़्यादा है किसी भी सामान को खरीदते समय। खाद्य महंगाई इस पूरे महंगाई की बास्केट में सबसे बड़ी चुनौती है और निरंतर चुनौती है। तो खाद्य महंगाई का बढ़ते जाना और बाकी महंगाई का कम होना एक किस्म से मांग में कमी भी दिखाता है, क्योंकि कीमतें तो खाने पीने की चीज़ों की कम होनी चाहिए जिससे कि ज़िंदगी जीने की लागत कम हो। दालें, सब्जियां, दूध, चीनी 4 महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जिनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। फसलें आने के बाद भी अनाज की कीमत में कोई बड़ा करेक्शन हमने नहीं देखा, बड़ी गिरावट नहीं देखी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि नई फसल आने वाली है, रबी की खरीद शुरू हो गई है, खरीफ की फसल भी आई, उसके बाद भी अनाज की कीमतों में कोई कमी नहीं आई। और शुभम, भारत की अर्थव्यवस्था में ये फिनोमेना हम पहली बार देख रहे हैं जब सीजनलिटी में आपूर्ति बढ़ने के बाद भी कीमतें कम नहीं हो रही हैं। आमतौर पर भारत में कृषि उत्पादों की, खाद्य उत्पादों की महंगाई का स्वभाव फसल के चक्र के साथ चलता है। यदि उत्पादन बढ़ा है, आपूर्ति बेहतर हुई है तो कीमतों में कमी आती है, पर ऐसा हम पिछले 2 साल से नहीं देख रहे हैं। कीमतें काफ़ी जिद्दी हैं, खाद्य महंगाई और ऊँचे स्तर पर हैं। हालांकि अच्छे मानसून की खबर है, संभावना है, लेकिन मानसून तक जाते जाते जो गर्मी पड़ेगी वो गर्मी फलों, सब्जियों, दूध की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। और इसलिए चुनाव के बीच चुनाव प्रचार करते हुए सरकार का अमला और सरकार के राजनीतिक प्रबंधन जगह जगह इस महंगाई की तपिश लोगों के रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में महसूस भी कर रहे हैं। शहरों में घरों का किराया बढ़ने से रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड बढ़कर 4.5% हो गई है, जो पिछले 5 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। वैसे रेजिडेंशियल यील्ड कम ही रही है अगर आप पुराना समय देखेंगे, इतिहास देखेंगे। कोविड महामारी से पहले ये 2 से 3.5% थी। किसी प्रॉपर्टी में निवेश की गई पूंजी पर मिलने वाली वार्षिक रिटर्न को दरअसल रेंटल यील्ड कहा जाता है। एनालॉग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के मुताबिक महामारी के बाद प्रमुख शहरों के कर्मचारी के वापस लौटने से किराए के घरों की मांग बढ़ी, जिससे रेंटल यील्ड को बल मिला। सर, ये तेजी अब कितनी लंबी चलेगी?
ये सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे चिंताजनक खबर है भारत में इस समय, जिस पर शायद सबका ध्यान होना चाहिए महंगाई के संदर्भ में। भारत में मकानों के किराए ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़े हैं। यील्ड की गणित आप एक तरफ रखिए 4% की। व्यवहारिक बात है कि देश के प्रमुख इलाकों में जहां लोग कामगार रहते हैं वहां मकानों के किराए 40 से 50% तक बढ़े हैं। एनरॉक ने अपनी इस रिपोर्ट में माना है कि कई जगह मकान मालिकों ने किराए में 50% तक की बढ़ोतरी कर दी है, 40% तक की बढ़ोतरी कर दी है। और ये फिनोमेना या ये परिदृश्य दो महत्वपूर्ण वजहों से आया है। पहली तो ये कि छोटे मकानों की बिक्री बुरी तरह गिर गई और मकानों के मार्केट में अब लोग नया मकान खरीदने की स्थिति में नहीं, क्योंकि ब्याज की दरें ऊंची हैं, मकान महंगे हैं, टैक्सेस ज़्यादा हैं। तो वो लोग जो शायद अपनी बचत के जरिए मकान खरीदने की संभावना तलाश रहे थे, उन्हें भी किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है और इसलिए किराए के मकान की डिमांड बढ़ी है। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग बाहर गए थे और जो कोविड के दौरान अपने गाँवों में गए थे, वो लोग भी अब वापस लौटे हैं और उन्हें भी मकानों की ज़रूरत पड़ रही है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि मकानों की मेंटेनेंस चार्जेस, सोसाइटी के अपने मेंटेनेंस चार्जेस, इन सारी चार्जेस में भी, बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी हुई है। पहली बार हम देख रहे हैं जब भारत में मकानों की सप्लाई होने के बावजूद किराए में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। नोएडा, बेंगलोर दो ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज़्यादा स्पाइक है मकान के किराए में दिखाई दे रहा है, जहां एवरेज रेंट 32,000 से 38,000 पर मंथ पहुंच रहा है एक औसत स्तर की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का या रहने वाले मकान का। करीब 25% और 22% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ इलाकों में बढ़ोतरी 40% तक की है। ये महंगाई, मकानों की, ये किराए की महंगाई खुदरा महंगाई में पूरी तरह रिफ्लेक्ट तो नहीं होती, लेकिन जेब पर ज़रूर भारी पड़ेगी और दिखाई दे रही जो आने वाले समय में होगा। इसमें कमी की गुंजाइश भी नहीं है। चिंता की बात यह है कि ये फसलों की या फलों की महंगाई जैसी महंगाई नहीं है, क्योंकि मकान के किराए एक बार बढ़ने के बाद कम नहीं होते। ये ऐसी महंगाई है जो हमेशा स्थायी तौर पर बनी रहती है। चूँकि मकान तो तत्काल उपलब्ध नहीं होंगे, आपूर्ति इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, इसलिए मकान के किराए में जो हमने कमी देखी थी कोविड से पहले तक, अब उसका दौर वापस लौट आया, उसमें खासी बढ़ोतरी है। ओटीपी से होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एसबीआई कार्ड और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर टीम का गठन किया है। सरकार एक ऐसे सॉल्यूशन की टेस्टिंग कर रही है जिससे बैंकों को ग्राहकों के पंजीकृत पते के साथ साथ जियो लोकेशन और ओटीपी कहां वितरित किया जा रहा है उसको ट्रैक करने की अनुमति मिल जाएगी। दोनों स्थानों के बीच किसी भी तरीके की गड़बड़ी पाए जाने पर ग्राहकों को संभावित फिशिंग के हमले के बारे में अलर्ट किया जा सकेगा। सर, ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी? ओटीपी से आने वाले फ्रॉड अब बड़ी चुनौती हैं और ओटीपी को पहले खासा भरोसेमंद तरीका माना गया था, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता था और उसके जरिए का प्रमाणन हो जाता था। अब यहाँ दो अलग अलग एजेंसियां हैं शुभम, जो अलग अलग तरीके से इसे ट्रैक कर रही हैं। केंद्र सरकार को चूँकि सतर्कता और अपराध रोकना होता है, क्योंकि जो साइबर प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू करने की, इंडियन साइबर क्राइम प्रोटेक्शन एक्ट, उसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, ओटीपी कौन जनरेट कर रहा है, किस जगह से आ रहे हैं और किन के फ़ोन से आ रहे हैं। इसके लिए उनकी जोग्राफिकल लोकेशंस पता चलाना ज़रूरी है और इसके लिए क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां से पता चले कि ओटीपी जनरेट कहां से हुए हैं। क्योंकि जब आपके दरवाजे पर कोई पर्सन पहुंचता है और वो आपके फ़ोन पर से आए हुए ओटीपी को मांगता है, तो ये पता होना चाहिए कि ओटीपी कहां से आया है। तो ये पहला तरीका जिसे जानने की कोशिश की जा रही है। सरकार के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हर करीब 2021 से 2023 के बीच में भारत में ओटीपी फ्रॉड और इस तरीके के तमाम साइबर फ्रॉड से 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोगों के खातों से निकाल लिए गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहां रिजर्व बैंक काम कर रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे समझना ज़रूरी है। सिस्टम कब आएगा, रिजर्व बैंक इसे लागू करेगा और ये कैसे काम करेगा, ये देखना होगा। पर रिजर्व बैंक ओटीपी के बाद ऑथेंटिकेशन की, प्रमाणन की एक और लेयर जोड़ना चाहता है। वो लेयर क्या होगी ये भी पता नहीं है, पर रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि ओटीपी ऐसा सिस्टम नहीं जिस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके, क्योंकि हैकर्स ने इसका असंख्य तरीके से इस्तेमाल किया और ओटीपी से जुड़े हुए असंख्य फ्रॉड हैं जो आपके सामने हो रहे हैं। इसके अलावा भी एक और लेयर जोड़ी जाए जिससे कि प्रमाणित किया जा सके कि इस ओटीपी के बाद अगला ट्रांजैक्शन, फाइनल ट्रांजैक्शन होने से पहले वो क्या होगा। अब वो क्या हो सकता है, इस पर रिजर्व बैंक तकनीकी विशेषज्ञों से बात कर रहा है, क्योंकि ओटीपी के साथ तीन चीज़ें तो आमतौर पर विश्वसनीय तौर पर प्रमाणित हो जाती हैं कि आपका फ़ोन नंबर है और आपसे जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन है, आपका अकाउंट है तो आपके फ़ोन पर ही ओटीपी आया है। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या की जाएगी, टेलीकॉम कंपनियां उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगी और वो अगली एक और परत या एक और सीढ़ी कौन सी होगी, एक और कौन सा स्तर होगा जहाँ से सुरक्षित बनाया जाएगा। रिजर्व बैंक इस पर काम कर रहा है।
ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर चलने वाले मालवाहक जहाजों का किराया और बीमा प्रीमियम बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा खतरा पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जाने वाले जहाज़ों पर है। बढ़ते तनाव के कारण ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लाल सागर से होकर जाने वाले जहाज़ों का किराया $100 प्रति कंटेनर तक पहुंच सकता है। वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम भी 0.5% से बढ़कर 0.75 और 1% तक हो गया है। सर, भारत के लिए कैसी चुनौती है ये? जो पूरा मध्य पूर्व का खाड़ी का पूरा हिस्सा, जिसमें स्वेज नहर से लेकर अरेबियन से लेकर फारस की खाड़ी तक का हिस्सा और इसे ऊपर आप ब्लैक सी से जोड़ने वाला जो पूरा हिस्सा है, यानी एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले जितने समुद्री रास्ते हैं उन पर अब कारोबार बेहद मुश्किल हो चुका है। और ये सबसे लंबा समय है जब यहाँ से किसी भी चीज़ का ट्रैवल या किसी चीज़ का भी ट्रैफिक सुरक्षित नहीं बचा है। आमतौर पर यूरोप पहुँचने में अब 87 से 100 दिन लग रहे हैं, क्योंकि जहाज़ों के सुरक्षा संबंधी खतरे हैं। कई सारे जहाज़ों ने तो स्वेज का रास्ता ही छोड़ दिया है, वो अफ्रीका के रास्ते से जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि फारस की खाड़ी से अरब सागर को जोड़ने वाला जो हिस्सा है जो ईरान के पास होर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है, उसमें भी अब रिस्क प्रीमियम बढ़ने लगे हैं। वहाँ भी अब इंश्योरेंस प्रीमियम्स में बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी होने का मतलब है कि दुनिया का अधिकांश तेल जो मध्य पूर्व से आता है वो इसी रास्ते से निकलता है, उसको लाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसी फारस की खाड़ी से होकर भी पूरी दुनिया के बाजारों में जाता है। तो भारत के लिए दोनों तरफ से, भारत के निर्यात के लिए भी और भारत के आयात के लिए भी ये स्थिति सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि निर्यातकों के लिए भारत में प्रीमियम बढ़ रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है दुनिया के बाज़ारों में, तो उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आयात तो महंगा हो ही रहा है और आयात में देरी भी हो रही है। और जैसी परिस्थिति हमें इजराइल और ईरान के रिश्तों के बीच में दिख रही है और जिस तरीके की संभावनाएं बनती दिख रही हैं, रूस के मोर्चे पर युद्ध के में जो नई तेजी आई है, उसके बाद अब दुनिया भर की शिपिंग कंपनियां किसी तरीके का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के एफपीओ को शेयर बाजार में अच्छा रिस्पांस मिला है। एफपीओ 6 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। एफपीओ की बेहतर सब्सक्रिप्शन की वजह से मंगलवार को वोडाफोन के शेयर में उछाल देखा गया। करीब 12% की तेजी के साथ ये शेयर ₹14.75 के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। सर, वोडाफोन के दिन बहुरेंगे क्या इस पूरे एफपीओ की पैसा मिलने के बाद? एफपीओ सफल हुआ। एफपीओ में निवेशकों ने पैसा लगाया, छोटे निवेशकों ने भी पैसा लगाया, क्योंकि एफपीओ का जो प्राइस था बहुत कम था, कंपनी का स्टॉक ही 10-11 रुपए का है, और खासतौर से बड़े निवेशकों ने पैसा लगाया। लेकिन अब यहाँ से बाजार में एक दिलचस्प बहस शुरू हुई है कि क्या इस 18,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के साथ देश की तीसरी मोबाइल कंपनी संकट से उबर जाएगी या संकट से बाहर आ जाएगी। और यही समझना मुश्किल है कि ऐसा हो पाएगा क्या। वोडाफोन की तरफ से इस तरीके के संकेत दिए गए कि इस फंड्स का इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाजार को अगर आप निष्पक्ष भाव से कैंडिडली देखें तो वोडाफोन की चुनौतियां यहाँ के बाद थोड़ी सी कम होती दिखती हैं। ये नहीं कहा, इस एफपीओ से ऐसा नहीं लगता कि वोडाफोन बहुत तेज़ी से अपने संकट से उबर पाएगी। उसके 3-4 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि वोडाफोन के पास नया फंड आते ही उससे सबसे पहले कर्ज चुकाने होंगे। जो ह्यूज कर्ज वोडाफोन के पास 2 लाख करोड़ रुपए से उससे ऊपर का कर्ज है, क्योंकि कर्ज का भुगतान इसलिए टाला जा रहा था या समय से नहीं दिया जा पा रहा था क्योंकि कंपनी के पास फंड्स नहीं थे। तो पहला तो हिस्सा है कि वोडाफोन इसमें से कितना पैसा कर चुकाने में करेगी भी पता नहीं है, स्पष्ट करेगी कंपनी, ये बताएगी। दूसरी बात, हम बाजार की तरफ आते हैं। बाजार में ये राहत हो सकती है, कहा जा सकता है कि बाजार में तीसरा ऑपरेटर नहीं डूबा, बना हुआ है। यानी बाजार में 3 कंपनियां मौजूद हैं, एयरटेल, जियो और वोडाफोन के तौर पर क्या वोडाफोन किसी तरीके की कॉम्पिटिटिव फोर्स है बाजार में? आंकड़ों से तो ऐसा नहीं लगता। वोडाफोन ने पिछले 1 साल में अपने ग्राहकों को सबसे तेज़ी से गंवाया है। 4G और 5G के नेटवर्क जिस सीमा तक जा चुके हैं जियो और एयरटेल के, वहाँ तक पहुँचने में वोडाफोन को बहुत लंबा समय लगेगा। वो कैचअप करने के लिए वोडाफोन को तात्कालिक तौर पर नेटवर्क बनाने में बड़ा निवेश करना पड़ेगा, और फिर कंपटीशन में ग्राहकों को लाने के लिए कुछ अतिरिक्त इंसेंटिव देने होंगे, चाहे वो टैरिफ कम करना हो या अतिरिक्त सुविधाएं देनी हो। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो बाजार की भाषा में एग्रेसिव टैरिफ दे सके या आक्रामक ढंग से टैरिफ कम करके लोगों को जुटा सके। उसे तो बल्कि निवेशकों को रिटर्न देने के लिए अपने टैरिफ को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, तब कंपनी का रिटर्न बेहतर हो पाएगा। तो ये तो हो गया, एफपीओ तो हो गया, लेकिन
अगले 6 महीने साल भर के अंदर वोडाफोन की योजनाओं से पता चलेगा कि वोडाफोन अपने संकट से उबरने में कितना कामयाब रही। इसलिए फिलहाल अगर आप माने कि वोडाफोन के एफपीओ से भारतीय बाजार में जो डुओपोली की स्थिति है, 2 कंपनियों के कब्जे की स्थिति है, उसमें कोई फर्क आएगा, तो उसमें शायद कोई बड़ा फर्क आने की संभावना नहीं है। अभी ये बाजार डुओपोली का बाजार है, 2 कंपनियों का बाजार है, वही बना रहेगा। बोझिल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, अनुभवी इंजीनियरों की कमी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के इंपोर्ट पर उच्च शुल्क और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ताइवान की चिप कंपनियों को भारत में निवेश शुरू करने से रोक रहे हैं। किसने कहा ये? ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि भारत को ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर फोकस करना चाहिए, जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में कंपनियों को भारत में कंपोनेंट, इक्विपमेंट और मटेरियल को आसानी से आयात करने की अनुमति देगा। सर, क्या चुनौती लग रही है ताइवान को? हम लगातार अगर इन सुर्खियों को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं कि भारत सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है, भारत में सेमीकंडक्टर में बड़े निवेश आने वाले हैं या जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों को ताइवान के मंत्री की इस बयान के संदर्भ में परखना और समझना चाहिए कि भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने या सेमीकंडक्टर की शुरुआती निवेश करने में, तकनीक तो दूर की बात है, बेसिक असेंबलिंग, सेमीकंडक्टर चिप्स की असेंबलिंग के लेवल पे भी ले जाने में क्या चुनौती है। चाहे ताइवान, आपको पता है, दुनिया में 90% सेमीकंडक्टर की आपूर्ति करता है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर देश है और दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां ताइवान से सेमीकंडक्टर या उसके पुर्जे लेती हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें कहीं जो कि भारत के कंप्यूटर और आईटी स्पेस की सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात ताइवान ने जो कही कि भारत में रिसर्च और शोध नहीं है, टैलेंट नहीं है, भारत में अभी ओरिजिनली आईटी सेक्टर की रिसर्च नहीं है, तैयार नहीं है, और इसलिए कोई भी कंपनी यहाँ बड़ा निवेश नहीं करना चाहती। इंपोर्ट ड्यूटीज़, पिछले 10 साल में भारत में आयात शुल्क लगातार बढ़े, भारतीय अर्थव्यवस्था संरक्षणवादी हुई, दरवाजे बंद किए गए, उसका असर हमें इस सेमीकंडक्टर के निवेश में दिखाई देगा। ताइवान का कहना यह है कि भारत में आयात शुल्क बेहद ज़्यादा है, अगर इंपोर्ट ड्यूटी महंगी होगी तो सेमीकंडक्टर बनाना फ़ायदे का सौदा नहीं होगा, उस पर उससे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जो सबसे दिलचस्प और ज़रूरी बात है समझना, ताइवान दुनिया का बहुत टफ बार्गेनर है। ताइवान ने दुनिया में नए तरीके की ट्रेड डील्स करके, व्यापार समझौते करके अपने आप को काफ़ी आगे किया है, और ताइवान ने अब भारत में निवेश करने के लिए, सेमीकंडक्टर लाने के लिए अपना कार्ड सामने खोल दिया, और उसका कहना है कि उसे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, भारत के साथ FTA करना ज़रूरी है भारत को, तब ताइवान से निवेश आएगा। सरकार चुनाव में है, जब नई सरकार आएगी तब हमें पता चलेगा कि ताइवान की कितनी शर्तें मानी गई। FTA तत्काल ताइवान को दिया जा सकता है। टैलेंट और रिसर्च तैयार करने की प्रक्रिया लंबी है, जिसमें भारत को लंबी कोशिश करनी पड़ेगी। इंपोर्ट ड्यूटी कम करके थोड़ा सा निवेश आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन ताइवान ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि भारत को अगर सेमीकंडक्टर में निवेश चाहिए तो ताइवान की ये 4-5 ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी होंगी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। भारतीय शेयर बाजार में कंपनियों के ज़्यादा वैल्यूएशन और अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से सेंसेक्स और बॉन्ड के यील्ड का अंतर 24 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, मार्च के दौरान यह अंतर लगातार तीसरे महीने नेगेटिव जोन में रहा। ऐतिहासिक तौर पर देखा गया है कि इस अंतर के किसी निश्चित अवधि में नेगेटिव जोन में रहने पर शेयर बाजारों में बिकवाली आती है। सिर्फ को कैसे समझा जाए इस अंतर को? अगर आप एक निवेशक हैं और अमेरिका से भारत में निवेश कर रहे हैं, इसे इस तरह से समझें, अगर आप भारत में हैं तो इसका दूसरा मतलब है, पर अगर आप अमेरिका में हैं और अमेरिका से भारत में निवेश कर रहे हैं तो आपकी मेज के ऊपर 2 डिब्बे रखे हुए हैं। एक डिब्बा है अमेरिकी सरकार के बॉन्ड, 10 साल के बॉन्ड, जिनमें आपको रिटर्न मिल रहा है करीब 5-5.5% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। अमेरिकी सरकार के बॉन्ड हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। और दूसरा भारत का शेयर बाजार है, जहां आपको इसके बराबर ही इसी के जैसा रिटर्न मिल रहा है। विदेशी निवेशक अब इसी दुविधा में हैं। विदेशी निवेशकों को लगता है कि 10 साल के सरकार के अमेरिका के जो के बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स में बेटर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अब नए जो बॉन्ड्स जारी हो रहे हैं वो ज़्यादा ब्याज दर वाले बॉन्ड होंगे, तो उनमें और ज़्यादा बेहतर निवेश का मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति में वो भारत के बाजार में, शेयर बाजार में निवेश क्यों करें, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, रुपए में कमजोरी है,
कच्चे तेल की कीमतों का असर है और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के सामने। और इसीलिए आपको भारतीय बाजार में दो परस्पर विरोधी ताकतें काम करती दिख रही हैं, जो हम आपको अलग अलग कार्यक्रमों में बताते हैं। विपुल सिंह हेलो मनी 9 में आपको रोज इन सवालों के बारे में, इन परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। एक ताकत है कि भारतीय बाजार को लेकर जो सबसे ज़्यादा बुलिश थे, सबसे ज़्यादा उत्साही विदेशी निवेशक थे, उनको लग रहा है कि भाई अब रिटर्न का मामला थोड़ा नरम गरम है भारतीय बाजार में, उतना पैसा अब नहीं बन रहा जितना पैसा पहले बनता था। इससे बेहतर है पैसा सुरक्षित रखो, जंग हो गई, कहीं मंदी आ गई तो कम से कम एक बॉन्ड तो है जिसके पास, जिससे हमें उतना रिटर्न मिल जाएगा जो रिटर्न हमें अमेरिका के बॉन्ड्स में अवेलेबल है, सुरक्षित रिटर्न। और इसलिए विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निकल रहे हैं, चाहे वो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हो डेट में हो या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में हो। जबकि दूसरी तरफ भारतीय निवेशक हैं, उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो वो इसमें निवेशित बने हुए हैं। लेकिन ये जो पैरामीटर है, जो स्केल है, जो आपको शुभम ने बताया कि जब सेंसेक्स की अर्निंग और अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड के बीच का गैप नेगेटिव जोन में चला जाता है या बराबर हो जाता है, तो सबसे पहले विदेशी निवेशक अपने निवेश के बारे में विचार करते हैं। और इसलिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि रह रहकर उनकी बिकवाली आती है। जैसे ही थोड़े से प्राइसेस बेटर उनको मिलते हैं, वैल्यूएशन जरा सा बेटर स्टॉक्स का मिलता है, मतलब निवेशक बाजार को ऊपर चढ़ाकर ले जाते हैं, भारत के म्यूचुअल फंड और भारतीय निवेशक, और उसका फायदा उठाकर विदेशी निवेशक बाजार से निकल जाते हैं। इसलिए रह रहकर बिकवाली बाजार में विदेशी निवेशकों की दिख रही है। सर ठीक है, जो शेयर बाजार में सीधे पैसा लगाते हैं उनको तो बड़ी बिकवाली दिख रही है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड के रास्ते हैं, जो दरअसल पैसिव इन्वेस्टर माने जाते हैं, जो रोज बाजार नहीं देखते, उनके लिए इसका क्या मतलब है? म्यूचुअल फंड वालों को थोड़ा और गंभीरता से इस बात को समझना होगा, क्योंकि बाजार में पिछले साल जितने रिटर्न मिले थे उतने रिटर्न इस साल मिलने की संभावना नहीं है। भारतीय शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड जितना पैसा दे, अभी तक 3 महीने के तौर पर म्यूचुअल फंड के पैसे से ही यह बाजार चल रहा है या बना है। हम लगातार देख रहे हैं पिछले 3 महीनों के दौरान SIP से जितना कलेक्शन बाजार में पहुंच रहा है, वो सबसे बड़े बायर हैं। म्यूचुअल फंड की दुविधा यह है कि म्यूचुअल फंड के पास इतना कैश इनफ्लो है कि उन्हें बाजार में निवेश करना पड़ता है, तो वो बाजार में ऊंचे वैल्यूएशन पर भी निवेश करते हैं और बेहतर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आपके लिए बेहद सतर्क रहकर म्यूचुअल फंड चुनने की, म्यूचुअल फंड को बदलने की, म्यूचुअल फंड के निवेश को करीब से समझने की जरूरत है। ये म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सीखने का वक्त है, क्योंकि जब बाजार एक दिशा में बढ़ता रहता है, सारे तरीके के निवेशक बाजार के बढ़ने पर दांव लगाते रहते हैं, अर्थव्यवस्था में बेहतर स्थितियां होती हैं, दुनिया में कहीं युद्ध, महंगाई, बम विस्फोट के खतरे नहीं होते, तो आप थोड़ा रिलैक्स होकर आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन अब आपको अपना पोर्टफोलियो बराबर देखते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए आपका कौन सा पोर्टफोलियो इंडेक्स सेंसेक्स को, निफ्टी को बीट कर रहा है, आपका कौन सा पोर्टफोलियो उसके कौन से स्टॉक्स मार्केट को बीट कर रहे हैं, उनके वैल्यूएशन में क्या चल रहा है। हालांकि जटिल है समझना छोटे निवेशकों के लिए, और इसके लिए आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए, सवाल पूछते रहिए, हमारे ऐप पर आइए, एक्सपर्ट से सवाल पूछिए, अपना म्यूचुअल फंड बताइए आपका कौन सा म्यूचुअल फंड है, हम उसमें आपके लिए सलाह और विशेषज्ञों की राय लेकर आएंगे, ताकि आप इस उतार चढ़ाव के, इस डावाडोल वाले दौर में ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं और जो समझदार और चतुर निवेशक हैं वो फायदा कूटकर, मुनाफा कूटकर बाहर निकल जाएं। MDH और एवरेस्ट के विदेश सप्लाई हुए मसालों में हानिकारक पेस्टिसाइड मिलने की रिपोर्ट के बाद सरकार ने FSSAI को जांच के लिए कहा है। FSSAI ने जांच के मकसद से देश भर से MDH और एवरेस्ट समेत पाउडर के रूप में सभी ब्रांडों के मसालों के नमूने लेना शुरू कर दिए हैं। सिंगापुर और हांगकांग में इन दिनों कंपनियों के मसालों, कुछ प्रोडक्ट की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताए जाने के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। अब देखिए, कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमने मनी सेंटर में बात की थी दवाओं की, कि वो मिलावटी हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा चल रहा है पतंजलि का, जहां बाबा रामदेव माफ़ी मांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आप जितना बड़ा विज्ञापन दिया था उतनी बड़ी माफ़ी मांगिए। तीसरी बात आ गई आज मसालों की। सर, भारत में खाद्य पदार्थों पर अचानक पूरी दुनिया से सवाल क्यों उठने लगे हैं? भारत के खाने पीने के सामानों में मिलावट पुरानी समस्या थी, पुरानी बीमारी थी है, जो हमें पता है, और भारत में हमेशा ये बड़ी समस्या फूड एडल्ट्रेशन की है। और भारत के पूरे कानूनी ढांचे में, जांच ढांचे में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो इस बात की गारंटी दे सके कि आपको साफ़ सुथरा खाना मिलता है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे भारतीय बाजार ओपन हुआ और निर्यातकों ने विदेशों में सामान बेचना शुरू किया, विदेश में सामान बेचना शुरू किया, और उसमें खासतौर से जो भारतीय वहाँ रहने वाले हैं, जो भारतीय सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भारत से जाने वाले स्पाइसेस, भारत से जाने वाला सामान विदेश में भारतीय परिवार रहते हैं, उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। और तब भारतीय कंपनियां
कंपनियों का ऊंट पहाड़ के नीचे आया, क्योंकि वहाँ के जो फूड रेगुलेटर्स हैं, वहाँ के जो फूड लेबोरेटरीज हैं, उनके नियम बेहद सख्त है। भारत में तो निर्यात का जरा सा कंसाइनमेंट छोटे से वीड के कारण भी निरस्त हो जाता है। और जब इनकी जांच होना शुरू हुई, वहाँ पड़ताल होना शुरू हुई, शिकायत होना शुरू हुई, तब समझ में आया कि भारत में क्या हो रहा था। हम भारतीयों को तो कोई बताता भी नहीं, सरकार की कोई एजेंसी कभी हमें फूड की गुणवत्ता की रिपोर्ट तक नहीं देती। हमें तो ये पता भी नहीं चलता कि कोई डेटाबेस है भारत में जहाँ जाके हम जांच सकें कि जिस दूध को हम खरीद रहे हैं, जिस मसाले को हम खरीद रहे हैं, जिस बिस्किट को हम खरीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता की स्थिति क्या है। उसके रैपर के ऊपर अंग्रेजी में महीन महीन अक्षरों में कुछ कुछ लिखा होता है, जिसका आपको पढ़ना और समझना आपके लिए मुश्किल होता है। स्पाइसेस, मसाले मिलावट का सबसे पुराना गढ़ है भारत में। ऐतिहासिक तौर पर भारत में सबसे ज़्यादा मिलावट स्पाइसेस और पिसे हुए मसालों में पाई जाती है। अब MDH के करी पाउडर में एवरेस्ट के करी मसाला में, सांभर मसाला में, मिक्स्ड मसाला में और भी कई सारे मसालों में विदेश में जांच पर हानिकारक तत्व पाए गए हैं। भारत में भी होंगे, इनकी जांच होना ज़रूरी है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सवाल उठना शुरू हुए तब भारतीय एजेंसी भी सक्रिय हुई। FSSAI ने जांच करना शुरू किया, तो जांच किया तो भारत को 50 साल बाद पता चला कि बॉर्नविटा हेल्थ ड्रिंक नहीं है, पूरी तरह से शुगर से बना हुआ ड्रिंक है जो बच्चों को दिया जा रहा है। या स्विट्जरलैंड की कंपनी ने यह बताया कि भारत में जो बच्चों के लिए जो नवजात शिशुओं के लिए जो मिल्क पाउडर दिए जा रहे हैं, उनमें चीनी मिली है, उनमें सही तत्व नहीं है। तो अब ये बात निकलकर सामने खुलकर आ गई है। इससे पीछे दवाएं भी खड़ी हैं। दवाओं का किस्सा तो आपके सामने है कि भारत सरकार को कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने पड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। कहीं कहीं लगता है ना शुभम कि भारत के में खाद्य उत्पादों के पूरे बाजार में रेगुलेशन की, जांच की पड़ताल की गहरी कमी है। हम लोग एक अंधेरे से दौर में रह रहे हैं, जहाँ जो भी हम खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कि उसके अंदर क्या है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वाकई लैब इतनी या इतने नमूने सैंपलिंग, इतनी टीम, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत पर कि खाद्य पदार्थों की प्रॉपर सैंपलिंग और प्रॉपर उनकी जांच हो सके? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बात बार बार कही जाती है। जब भी खाद्य उत्पादों में किसी बड़ी मिलावट की बात या सामने आती, तब ये पता चलता है कि भारत के पास तो पर्याप्त लैब्स ही नहीं है, जांच का पर्याप्त ढांचा ही नहीं। जो फूड सैंपल कलेक्ट करने का स्ट्रक्चर है शहरों में, उसमें एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन सैंपल लेकर जाता है, जांच करता है, और उस जांच के नतीजे लोगों को नहीं पता चलते। मान लीजिए अगर एक सैंपल गया भी किसी शॉप से और उस शॉप में कोई चीज़ में मिलावट पाई गई, तो ग्राहक को कैसे पता चलेगा कि शॉप से इस सामान को खरीदने में मिलावट पाई गई। तो हमारे पास हम बहुत मिलावट के प्रति, फूड की खाने की शुद्धता के प्रति बहुत लैक्स, बहुत रिलैक्स्ड और बहुत कॉम्प्लेसेंट सोसाइटी हैं इस तरीके की। और अब जबकि हम ये देख रहे हैं कि भारत में स्ट्रीट फूड, पैकेज्ड फूड का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि शहरों में आकर लोग रह रहे हैं। आपको अब शहरों में किसी भी गली में जाएं तो मैक्सिमम दुकानें स्ट्रीट फूड की दिखाई देती, तरह तरीके के स्ट्रीट फूड है। सोशल मीडिया के जरिए स्ट्रीट फूड का एक फैशन बन गया है। तब हम पलटकर कभी भी हमें सरकार की एजेंसी ये नहीं बताती कि जो मोमोज हम खरीद रहे हैं, जो डोसा हम खरीद रहे हैं सड़क से, या जो चाट हम खरीद रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी सफाई क्या है। तो नहीं अपने जरिए तो दूसरों के जरिए सही, विदेश के कहने पर सही। विदेश में इस किरकिरी के बाद भी शायद इस बात पर आँख खुले कि कि ये कोशिश शुरू हो कि फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सही हो। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में बहुत सारे लोग ऑर्डर करके रेस्टोरेंट फूड खाते हैं, इसीलिए तो जोमेटो और स्विगी का बिजनेस इतना ज़्यादा है। पर हमें ये भी नहीं पता कि जो रेस्टोरेंट से फूड हमारे पास आ रहा है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता क्या है, सामने वो कैसे बन रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है, वैक्यूम है। और ये जो किरकिरी हो रही है भारत के खाद्य उत्पादों की पूरी दुनिया में, दवाओं की, इससे हमें सबक तो लेना ही चाहिए। चीन के सरकारी फंड ने मार्च तिमाही के दौरान मार्केट में 41 अरब डॉलर का निवेश किया है। बाजार को स्थिर करने के लिए चीन के सरकारी फंड ने मार्च तिमाही में इतना बड़ा निवेश किया है। इस रणनीतिक निवेश से चीन में के ब्लू चिप इंडेक्स में सुधार आया है। इससे फरवरी 2024 में 5 साल के निचले स्तर के करीब 14% रिबाउंड हुआ है। सर, लेकिन इतने से भरोसा लौट आएगा? देखिए चीन की क्या स्थिति हो गई। बाजार की गिरावट के लिए चीन को अपने सॉवरेन फंड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है बाजार को चलाने के लिए। आमतौर पर सॉवरेन फंड चीन ने विदेश में निवेश करने के लिए, एसेट खरीदने के लिए, कंपनियां खरीदने के लिए बनाया था। 41 बिलियन डॉलर के आसपास, करीब 300 बिलियन युआन का निवेश किया है
हुइजिन के सॉवरेन वेल्थ फंड ने, और इन्होंने क्या खरीदा है, इन्होंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदे हैं चीन के स्टॉक मार्केट में इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए चीन के इंडेक्स की तस्वीर बेहतर करने की कोशिश की गई है। सरकारें आमतौर पर सब जगह एक ही जैसा काम करती हैं, जब बाजार गिरते हैं तो वो अपने फंड्स को, अपनी एजेंसियों को, अपनी संस्थाओं को बाजार में पूंजी लगाने के लिए आगे करती हैं। चीन में कोशिश लगातार हो रही है, पर सेंटिमेंट बाजार की अंतर्धारणा, मिजाज सुधरता नहीं दिख रहा है। युआन की कमजोरी अभी भी चुनौती है। रिजर्व बैंक का मानना है कि भारत को अपनी विशाल जनसंख्या का फायदा उठाने के लिए सालाना 8 से 10% ग्रोथ से आगे बढ़ना होगा। आरबीआई ने मंगलवार को जारी किए अपने मासिक बुलेटिन में ये बात कही है। रिजर्व बैंक के मुताबिक भारत अगर विशाल जनसंख्या का फायदा उठाने में कामयाब होता है तो वह लो मिडिल क्लास इनकम के बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। सर, क्या मतलब है इस वक्तव्य का? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आज की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स में से एक है, और भारत के रिजर्व बैंक ने चाहते ना चाहते वो सच सामने रख दिया, जिसे हम आपको बार बार बताते रहे। हम विस्तार से आपको भारत में बेरोजगारी की परिस्थिति के बारे में बता चुके हैं। उसके कुछ लिंक, इकोनॉमिकम के लिंक हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये बात शायद अगर आपको उन कार्यक्रमों की याद हो तो आपको याद होगा कि हमने उनमें विस्तार से बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 8 से 10% की विकास दर की ज़रूरत है, तब भारत अपनी मौजूदा बेकारी का समाधान निकाल पाएगा। अच्छी क्वालिटी के जॉब छोड़ दीजिए, किसी भी तरीके के छोटे मोटे रोजगार भी लोगों को दे पाएगा। अंततः ठीक चुनावों के बीच जब बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ने अपने बुलेटिन में स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो युवा उपलब्ध हैं, जिनके लिए एक आदर्श अच्छा सा शब्द है डेमोग्राफिक डिविडेंड, बेकार युवा जो आपके पास हैं, उनको रोजगार देने के लिए 8 से 10% की आर्थिक विकास दर चाहिए 2055 तक। 10% की आर्थिक विकास दर का मतलब आप समझते हैं कितनी ऊर्जा, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना फंड, कितना क्रेडिट, बैंकों के पास कितना पैसा, बाजार में कितनी डिमांड, इसका पूरा एक अलग ही हिसाब है। 10% की विकास दर को फिनांस करने के लिए वही कितनी बड़ी टरबाइन है जिसको चलाने के लिए आपको कितना ईंधन इसमें डालना होगा। लेकिन रिजर्व बैंक ने ये बात खुलकर कह दी है कि 8%, 7%, 6%, जिस पर हम ताली बजाते हैं और कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्था है, उससे भारत की बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं होने वाला है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि हमने अपने किसी कार्यक्रम इकोनॉमिकम में आपको विस्तार से बताया था कि भारत में 6-7% और 8% की विकास दर तक पहुँचने के बाद भी भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जनरेट हुई। भारत के जो विकास के सबसे अच्छे साल थे, उन्हीं सालों में भारत में बेकारी की दर भी सबसे ज़्यादा थी। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जितना विटामिन, जितनी ग्रोथ अर्थव्यवस्था में आई, वो ग्रोथ हमारी सबसे बड़ी समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं थी। हमें उससे बहुत आगे जाना था, उससे ज़्यादा तेज विकास दर की ज़रूरत थी, है, तब जाकर इस समस्या का हम समाधान कर सकेंगे। एक बात और भी इस रिपोर्ट में कही गई है जो ध्यान देने की लायक है। नौकरियों को लेकर जो चर्चा है, उसमें सोच के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये भी बात कही है आरबीआई ने कि भारत में जो लेबर की क्वालिटी है, यानी श्रम की जो गुणवत्ता है, उसमें भी गिरावट आई है। अब यहाँ शिक्षा पर इसके कई सारे असर आए। इसे आप शिक्षा के संदर्भ में, स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में, लोगों की दक्षता के संदर्भ में समझ सकते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक अगर एक कह रहा है कि लेबर की क्वालिटी में कमी आई है, तो इसका एक और मतलब ये भी है कि भारत में वेजेस बढ़ने की संभावना कम है। चूँकि अच्छा लेबर नहीं, अच्छी क्वालिटी नहीं, अच्छी दक्षताएँ नहीं हैं, तो वेजेस में भी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। चुनाव के बीच आरबीआई की रिपोर्ट हो सकता है राजनेताओं के कान में पहुंचे और हमें पता चले, कुछ ठोस समझ में आए रोजगारों को लेकर सरकारों के दिमाग में क्या चल रहा है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। एनसीएलटी ने एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन को मंजूर कर लिया है। रियल्टी कंपनी इंडियाबुल्स हाउसिंग ने सुभाष चंद्रा की दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन दिया हुआ था। इंडियाबुल्स हाउसिंग ने विवेक इंफ्राकॉम नाम की एक कंपनी को कर्ज दिया हुआ था और उस कर्ज के लिए सुभाष चंद्रा गारंटर बने थे। कर्ज के एनपी होने के बाद इंडियाबुल्स हाउसिंग ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी में आवेदन किया था। सीमेंट कारोबार में नंबर 1 पर पहुंचने के लिए अदानी समूह बड़ा निवेश करने की तैयारी में है। अदानी ग्रुप की तरफ से अंबुजा सीमेंट में करीब 9 अरब डॉलर का निवेश किया जा सकता है और यह निवेश मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के साथ कई जगहों पर दूसरी छोटी इकाइयों के अधिग्रहण के लिए हो सकता है। फिलहाल अंबुजा सीमेंट की सालाना सीमेंट उत्पादन क्षमता करीब 8 करोड़ टन और अदानी समूह इसे बढ़ाकर 18 करोड़ टन तक पहुंचाने पर विचार कर रहा है। देश में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन अल्ट्राटेक सीमेंट करती है, जिसकी सालाना क्षमता करीब 15 करोड़ टन की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आए। शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में
18,951 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा। तेल एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस में सुधार आने और टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस में रफ्तार बनी रहने के बावजूद शुद्ध लाभ लगभग स्थिर रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 19,299 करोड़ रुपए था। पूरे वित्त वर्ष 23-24 में रिलायंस ने 69,621 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में ये 66,702 करोड़ रुपए था। जियो प्लेटफॉर्म का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में 12% बढ़कर 5583 करोड़ रुपए हो गया है। रिलायंस रिटेल का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर करीब 12% बढ़कर 2,698 करोड़ रुपए रहा है। पेटीएम ने यस बैंक में अपने सारे मर्चेंट शिफ्ट कर दिए हैं। 197 कम्युनिकेशन ने पिछले महीने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर मर्चेंट हैंडल को यस बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। फर्म के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा कि मर्चेंट का माइग्रेशन पूरा हो गया है और सिस्टम यस बैंक के बैकएंड पर चल रहा है। कंपनी ने यूपीआई और यूपीआई पेमेंट पर क्रेडिट कार्ड के लिए 2 नए साउंड बॉक्स डिवाइस भी लॉन्च किए हैं। एडटेक स्टार्टअप वाइजूस के संस्थापक और सीईओ वाइजूस रिवंदन ने कर्मचारियों को मार्च का वेतन देने के लिए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बाजार से कर्ज उठाया है। आंशिक वेतन भुगतान पर 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच खर्च होने का अनुमान है। कर्मचारियों के खाते में शनिवार 20 अप्रैल को वेतन जमा किया गया। शिक्षकों और सबसे कम वेतन वाले कर्मचारियों को 100% भुगतान किया गया। सर, कोई टिप्पणी आपकी? पेटीएम वाली खबर महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ परतें जो समझना ज़रूरी है। पेटीएम ने ये कहा कि उसने अपने सारे मर्चेंट्स, जिनको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल था कि जो पेमेंट, जब पेटीएम का पेमेंट में बंद होगा और जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, जिनके पास पेटीएम के सिस्टम्स लगे हुए हैं, जिन्हें आप भुगतान करते हैं, वो कहाँ जाएंगे, तो उन्हें एस बैंक को ट्रांसफ़र किया गया। इसके साथ ये भी बात कही गई है कि अब एस बैंक को ये देखना होगा कि अगर वो चाहे तो इनके बारे में नए सिरे से जाँच कर सकता है, पड़ताल कर सकता है। अब निगाहें एस बैंक की तरफ होंगी क्योंकि पेटीएम के ये मर्चेंट जो वहाँ पहुँचे हैं, इनकी जाँच पड़ताल केवाईसी के लिए कैसे आरबीआई और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन एस बैंक के बाकी बैंकों से नए सिरे से नियम तय करने के लिए कहेगा। इस पर हमारी निगाह रहेगी। फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का काम कोई बैंक ही कर सकता है और इसलिए अब पेटीएम का ये सारा कारोबार, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का सारा कारोबार इन बैंकों के पास चला गया है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमो दीवार है, जैसा ही रंगो